वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस सेक्टर के ऊपर मैं बात करूंगा वो सेक्टर मेरे को लगता है इंडिया में बेस्ट सेक्टर है इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए, और सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर भी है। गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा फोकस है इस सेक्टर के ऊपर। ये सेक्टर मेरा बहुत ही लंबे टाइम से फेवरेट है, बहुत ज्यादा मैंने रिकमेंड भी किया है। और ये सेक्टर है ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये सेक्टर मेरे को तो लगता है शायद कुछ एक लोग जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आपको लगता होगा कि शायद मेरे को पैसे मिलते हैं इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। मैंने इतना ज्यादा रिकमेंड किया है, हर रेट पे रिकमेंड किया है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियली इतना ज्यादा है। कोई भी कंपनी हो, केन्स, अंबर, डिक्सन, अगर आप इन सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आ रही है, और कमेंट्री भी आगे काफी ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ एक क्वेश्चन जरूर साथ में आता है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स देने के बावजूद भी ये स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं। सबके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आए, लेकिन फिर भी सारे के सारे स्टॉक्स गिरे, कोई भी ऊपर नहीं गया। ये इस वीडियो के अंदर हम सारा इस सेक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इनकी वैल्यूएशंस क्या हैं। 4 स्टॉक्स के ऊपर मैं फोकस करूंगा, केन्स, डिक्सन, अंबर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो पहला स्टॉक जो होएगा केन्स, जो कि आप लोगों को पता ही है मेरा फेवरेट है। इनके हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर सारी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कंपनी की फ्यूचर गाइडेंस क्या है, और ये भी रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक्स जो हैं गिर क्यों रहे हैं इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी। होपफुली आपको ये कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा दें, और इस वीडियो पे एक लाइक बटन भी जरूर दबा दिएगा, क्योंकि मेरे लिए आपका एक लाइक काफी ज्यादा मैटर करता है मेरी खुद की ग्रोथ के लिए। तो अब हम चलते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर केन्स के बारे में डिस्कस करने। सबसे पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है केन्स टेक्नोलॉजी, मेरा फेवरेट स्टॉक। और इस स्टॉक के ऊपर मैं काफी लंबे टाइम से बहुत ज्यादा बुलिश हूं। पहले बहुत ज्यादा अपस्विंग आया, फिर एक डाउन टर्न भी आया, और उसके बाद अब दोबारा बहुत ही शानदार रिकवरी। अब अगर हम इसके बारे में पहले तो केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, ये सबसे ज्यादा डिवर्सिफाइड स्टॉक है, सबसे ज्यादा इसके अंदर काम है और अलग अलग सेक्टर्स को ये केटर करता है। बेसिकली ये एंड टू एंड आईओटी सॉल्यूशंस इनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि कंसेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर मेजर प्लेयर्स इन ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, आईओटी, मतलब इतने ज्यादा सेक्टर्स को केन्स टेक्नोलॉजी केटर करता है। और केन्स टेक्नोलॉजी मेरे को पसंद भी इसलिए क्योंकि अगर बाई चांस एक वर्टिकल परफॉर्म ना करे, जैसा कि पिछले 6-8 महीने से रेलवेज ने परफॉर्म नहीं किया, एरोस्पेस ने परफॉर्म नहीं किया, फिर भी कंपनी ऑलमोस्ट 55 to 60% से ग्रो कर गई, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डिवर्सिफाइड है। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है, इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि केन्स टेक्नोलॉजी जो है वो पीसीबीज भी मैन्युफैक्चर करती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी को कहते हैं। और केन्स टेक्नोलॉजी का अब 10% जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू की, वो स्मार्ट मीटर से भी आएगी। और H2 होता है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब सितंबर से आगे। तो उसके अंदर केन्स की ओसेट फैसिलिटी भी शुरू हो जाएगी, जहां पे असेंबलिंग होएगी और डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग होएगी सेमीकंडक्टर प्लांट की, जो कि इंडिया की पहली कंपनी होएगी जो कि इस सब की शुरुआत करेगी। तो ये सब सारी सिनर्जीज जब स्टार्ट हो जाएंगी केन्स के साथ ओसेट फैसिलिटी, तो केन्स की और ज्यादा बेनिफिशियल होएगा केन्स को। और ये सारा का सारा इसका इफेक्ट दिसंबर टू जनवरी में जाके दिखना शुरू होएगा। अभी पहले हम केन्स टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स की, करंट फंडामेंटल्स की बात करते हैं, फिर मैं आपको इसकी मैनेजमेंट गाइडेंस, कमेंट्री, फ्यूचर क्या है वो भी सारा मैं आपको बताऊंगा। अगर मार्केट कैप देखें तो 38,000 करोड़ का है, कोई ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं, स्मॉल टू मिड कैप है। दिक्कत की बात क्या है इसकी आती है, प्राइस टू अर्निंग 130। लेकिन मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूं कि अगर प्राइस टू अर्निंग महंगी भी होए लेकिन कंपनी ग्रो करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी मर्जी प्राइस टू अर्निंग दो। वैसे मैं एक्सपेंसिव स्टॉक्स हमेशा आपको कहता हूं दूर रहो, लेकिन ईएमएस स्टॉक्स की जब बारी आती है, ये स्टॉक्स आपको हमेशा ही एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि ग्रोथ इतनी है। अगर एक कंपनी आपको कहती है मैं 60% से ग्रो करूंगी, तो आप उसको 30-40 की प्राइस टू अर्निंग नहीं दोगे, वो आपको महंगा ही मिलेगा। और ये भी नहीं कि केन्स कहता है कि मैं 1 साल 60% से ग्रो करूंगा, वो कहता है कम से कम मैं 3-4 साल 60% कंपाउंडेड ग्रोथ करूंगा। अगर मैं इसके बारे में आगे बात करूं, ROC 14, ROE 11 कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब लो ही हम कह सकते हैं, लो टू मिड में आएगी। अगर मैं इसके चार्ट के बारे में बात करूं, 1 साल के अंदर ये शेयर मार्केट ने इतनी ज्यादा उठक बैठक की, फिर भी 3,000 वाला ऑलमोस्ट इस वक्त डबल हो चुका हुआ है 6,000 पे। बीच में यहाँ पे 7,800 भी आया, उसके बाद एक बहुत ही तगड़ी गिरावट आई जहां पे 3,800 आया, क्योंकि जो Q3 के रिजल्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे, उस वजह से एक करेक्शन आई। लेकिन क्योंकि इसकी ग्रोथ, अच्छा
एक और चीज भी मैं ऐड कर दूं, Q3 के रिजल्ट्स खराब होने के बावजूद भी 40% की ग्रोथ थी। तो अब देखो, अगर एक कंपनी 40% से ग्रो कर रही है फिर भी उसके रिजल्ट्स खराब हैं, तो किस हद तक कंपनी ग्रो कर रही है। तो अब ये शेयर आपको 6000 पे मिल रहा है। अब भी Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन कंपनी 6800 से गिर के, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 5900 पे इस वक्त केन्स टेक्नोलॉजी का रेट है। अगर मैं इसका पीयर कंपैरिजन अभी कर देता हूं, तो ये स्टॉक सबसे ज्यादा आपको एक्सपेंसिव देखेगा इन बड़े बिग प्लेयर्स में, और वो एक्सपेंसिव होने की वजह ये है कि केन्स टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा ग्रोथ है। आगे हम डिटेल में अंबर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में भी बात करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसके ईयरली रिजल्ट्स पे फोकस करूं, अगर आप मार्च 2022 से देखोगे, 368 करोड़ का रेवेन्यू अब बढ़ के सिर्फ 5 साल के अंदर 2700 करोड़ है। पूरी मार्केट के अंदर मेरे को नहीं लगता आपको इतनी शानदार कहीं पे रेवेन्यू ग्रोथ मिले। और ये रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो है केन्स ने मीट नहीं की। केन्स का पहले इस साल टारगेट था 3000 करोड़ का मैं रेवेन्यू करूंगा, लेकिन केन्स ने किया सिर्फ 2700 करोड़। फिर भी ऑलमोस्ट 52% की ग्रोथ है, जो कि बहुत रिमार्केबल होती है। लेकिन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे अगर ग्रोथ मीट ना होए जो केन्स ने टारगेट सेट किया, तो वो थोड़ा नेगेटिव है। और ये भी एक वजह है कि केन्स टेक्नोलॉजी ऊपर से थोड़ा नीचे आया है। और साथ के साथ मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर ये भी बोल दूं कि जब केन्स अभी 67 to 6800 पे गया था, तो मैंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी केन्स के अंदर काटी भी थी। और वो काटने का रीजन यही था कि कंपनी ने, अपनी मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस मीट नहीं की है। लेकिन केन्स टेक्नोलॉजी की मैं अंदर मैं दोबारा एंट्री करूंगा, क्या पता मैं अगले दिन ही ले लूं। तो केन्स टेक्नोलॉजी मेरे लिए फ्यूचर का शेयर है। आगे मैं इसकी मैनेजमेंट गाइडेंस भी आगे आपको सारा बताऊंगा। और जो मैंने बेचा भी था सिर्फ इसलिए बेचा था कि मैं इसको दोबारा ले लूं, और मैंने सारा नहीं बेचा था, सिर्फ 30 to 35% अपनी होल्डिंग बेची थी। हर फ्रंट पे केन्स टेक्नोलॉजी, अगर आप, मैं आपको दोबारा दिखाऊं, प्रॉफिट आप देखो 2020 में 9 करोड़ का था, अब वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 300 करोड़ है। मतलब 30x 5 साल के अंदर प्रॉफिट ग्रो हो चुका हुआ है। तो कंपनी को एक्सपेंसिव वैल्यूएशन क्यों क्यों ना मिले, कंपनी को एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलेगी। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स आप देखो लगातार बढ़ते जा रही हैं 2700 करोड़, और साथ में बोरविंग्स भी बढ़ी हैं क्योंकि कंपनी के इतने ज्यादा एग्रेसिव केपेक्स प्लान्स हैं, तो उनको थोड़ा डेट चाहिए। और जो सेमीकंडक्टर प्लांट की फैसिलिटी लगनी है उसके अंदर केन्स का अराउंड 700 to 800 करोड़ का खर्चा होएगा, उसके लिए भी कंपनी को डेट चाहिए था, जिसकी वजह से इन्होंने एक QIP भी किया था, जिससे इन्होंने फंड्स जुटाए थे, जो आप देख रहे होगे कि केन्स के जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं, इस साल केन्स नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन कैश फ्लोज काफी ज्यादा कम है। पिछले साल नेगेटिव थी, और कैश फ्लोज नेगेटिव या कम होने का मैं रीजनिंग भी आपको बता देता हूं कि अगर एक कंपनी, जो भी कंपनी के पास पैसा आता है, वो लगातार उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती जा रही है, तो उसके कैश फ्लो जनरेशन नहीं होएगी, क्योंकि कंपनी लगातार जो भी वो पैसा बनाती है वो और एक्सपेंशन प्लान्स में सारा यूज कर देती है। इसलिए कैश फ्लोज जो है कम है। लेकिन आपको कैश फ्लोज से घबराना नहीं, और पूरे EMS सेक्टर में ही है, क्योंकि ग्रोथ इतनी ज्यादा है तो कैश फ्लोज इनके अभी कम है। लेकिन ये 2 से 3 साल के अंदर ये कैश फ्लोज जो है इनका ठीक हो जाएगा। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं, FII इसकी 11% स्टेक, DII इसकी 17, पब्लिक के पास 14 और प्रमोटर 57। ये आप देखोगे कि FII इसकी थोड़ी स्टेक कम हुई है, और ये स्टेक कम होने की रीजनिंग भी मेरे को लगता है वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके थे, तो एक बारी उस वजह से कम हुई है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि FIIs दोबारा आए। लेकिन FIIs का भी जो मेजर चंक है, क्या कहते हैं, DIIs ने लिए 1.5% अराउंड, पब्लिक ने बाई की है, बाकी DIIs ने की है। होपफुली ये दोबारा चेंज हो जाए। ये थोड़ा सा हम नेगेटिव कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 से गिर के 11% आया है, तो अगर FII ज्यादा इन्वेस्ट करें तो वो बेटर होएगा। अब अगर मैं आपके साथ, ये तो मैंने केन्स की अभी की बात की कि अभी के करंट फंडामेंटल्स के हैं, अगर मैं केन्स टेक्नोलॉजी की आपको फ्यूचर गाइडेंस बताऊं, केन्स टेक्नोलॉजी का जो अभी रेवेन्यू है वो है 2700 करोड़, और केन्स टेक्नोलॉजी का FY26 मतलब अगले साल की प्रोजेक्शन है कि वो 4500 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, ऑलमोस्ट 60 to 65% की ग्रोथ। मार्जिन जो अभी 14.9% है, केन्स की प्रोजेक्शन है कि वो 15.6 होंगे, मतलब रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ऑर्डर बुक केन्स की 6600 करोड़ की है। ओसेट फैसिलिटी जो मैंने आपको पहले ही बोला वो H2 में स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी मेन बेनिफिट FY27 में मिलेगा बजाय कि इस साल के। एक्सपोर्ट्स केन्स का टारगेट है कि इस साल 15% करने हैं, जो कि अभी सिर्फ 9% है। और FY28 मतलब 3 साल का केन्स का जो टारगेट है वो है $1 बिलियन रेवेन्यू करने का। अभी आप देखो केन्स की सिर्फ 2700 करोड़ का रेवेन्यू है, अगर 3 साल के अंदर 1 बिलियन होए तो मतलब 9000 करोड़। इतना ज्यादा पोटेंशियल है केन्स के अंदर।
और मैं मान के चलता हूँ कि ये टारगेट केन्स का अगर ना भी मीट हो तो भी 8500 करोड़ तक या 8000 करोड़ तक भी अगर केन्स जाता है तो वो भी ऑलमोस्ट 2.8 टू 2.9 टाइम्स हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो अगर मैं केन्स के फ्यूचर पोटेंशियल की बात करूं, और ईएमएस जो सेक्टर है एज अ होल इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब पेनिट्रेशन बहुत कम है। सारा जो बेसिकली रॉ मटेरियल्स आते हैं वो चाइना से इंडिया के इंपोर्ट होते हैं। तो इंडिया को है कि हमें ईएमएस के अंदर सेल्फ सफिशिएंट बनना है, और इस सेक्टर के गवर्नमेंट भी इतनी पीएलआई देती है, इसने ग्रो करना ही है। तो ये सारी सिनर्जीज को देखते हुए मेरे को लगता है केन्स एक बहुत ही शानदार शेयर हो सकता है फ्यूचर के लिए। आपको एक्सपेंसिव लगता है, ये आपको हमेशा ही एक्सपेंसिव लगेगा, और ऐसा स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर भी जाएगा, बहुत जल्दी नीचे भी आएगा बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। तो जब भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जाए आपको ज्यादा खुश नहीं हो जाना कि बहुत ऊपर हो गया, और जब नीचे जाए आपको ज्यादा घबराना भी नहीं है। बट मेरा जो पर्सनल मेरे को लगता है कि आने वाले 5 साल में ये शेयर 4 से 5 गुना यहाँ से भी होने का दम रखता है, और यहाँ पे भी आप इसको खरीद सकते हो। और हर 8 से 10% करेक्शन पे, इनमें देखो जब करेक्शन आएगी ज्यादा आएगी, तो आपको ये नहीं करना कि 4-5% गिरा तो आपने तभी ले लिया। हर 8 से 10% करेक्शन पे आप इसको एवरेज करो। और इंस्टाग्राम पे मैं केन्स को लेकर सिर्फ एक चीज हमेशा बोलता था कि आप इस शेयर को लो और भगवान से ये दुआ करो कि ये शेयर गिरे ताकि आप और ले सको, और मेरा अब भी इसके ऊपर सेम चांस ही है। तो ये हुई केन्स की बात। अब मैं बात करूंगा आगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। सेकंड स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में मैं बात करूं, इसके इस वक्त मेरे को लगता है ईएमएस सेक्टर में सबसे ज्यादा शानदार रिजल्ट आए जो Q4 के थे, लेकिन फिर भी जो शेयर है वो 950 से गिरता गिरता ऑलमोस्ट अब 790 पे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इसके गिरने की सिर्फ एक वजह है, वो ये है कि कंपनी ने इस साल जो ग्रोथ की, कंपनी कहती है मैं अगले साल सिर्फ 30% से ग्रो करूंगी। लेकिन पीजी की खासियत क्या है, इसने पिछले साल भी बोला था कि मैं 30% से ही सिर्फ ग्रो करूंगी, और ग्रोथ दे दी 70% से। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की एक मैनेजमेंट वैसी है जो कहती है कि मैं अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करूंगी, और मेरे को लगता है कि ये जो गिरावट आ रही है शायद एक अच्छा मौका हो सकता है एक्यूमुलेट करने का। तो लेकिन पहले हम इसके बारे में देखते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एक बहुत ही शानदार रिवाइवल हुआ है। बेसिकली ये पहले प्लास्टिक मोल्डिंग के अंदर होती थी, उसके बाद ये जब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आई तो इसका ज्यादा टर्न अराउंड हुआ है। अगर हम इसका 5 साल का, अगर मैं आपको पहले एक बार चार्ट भी दिखाऊं पीजी इलेक्ट्रो का, ये तो 1 ईयर चार्ट है। आप देखोगे लगातार ऑलमोस्ट 200 से चढ़ता चढ़ता अभी भी 790 रुपए पे, 800 रुपए के अराउंड है। बहुत ही शानदार रैली आई है, मार्केट गिरी हो ऊपर गई हो, ये शेयर सिर्फ ऊपर की है। अगर मैं आपको पीजी इलेक्ट्रो का 5 साल का यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आप देखोगे सिर्फ 10-20 रुपए का शेयर होता था, और यहाँ पे 2021-22 में ये ईएमएस सेक्टर के अंदर इन्होंने एंट्री की, इन्होंने अपना सारा ही वर्टिकल चेंज कर दिया, और कंपनी का कंप्लीट टर्न अराउंड हो गया। शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मतलब टोटली कंपनी ने, मतलब क्या ही बोले, मतलब बहुत ही शानदार मैनेजमेंट का कमेंटेबल बोलना पड़ेगा कि जितना उन्होंने अपना चेंज किया, और एक मतलब उतनी अच्छी कंपनी जो नहीं होती थी, प्रॉफिटेबल भी नहीं थी, कहाँ पे आके पहुंच गई है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं 22,000 करोड़, बहुत ही एक छोटी कंपनी, छोटा सा स्मॉल कैप स्टॉक है। स्टॉक भी 78, अगर हम केन्स के मुकाबले देखें तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है। लेकिन केन्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि केन्स जो है बहुत डिवर्सिफाइड प्ले है, और केन्स की जो कमेंट्री है वो ये है कि मैं 3-4 साल आगे 60% से ही ग्रो करूंगा, और उसके अंदर सेमीकंडक्टर, स्मार्ट मीटर, ईएमएस, ये सारे प्लेज हैं। लेकिन पीजी इलेक्ट्रो जो है इसका मेन काम प्लास्टिक मोल्डिंग का है, छोटा काम है, छोटा रेवेन्यू उससे आता है, लेकिन वो एक लो मार्जिन बिजनेस है। और दूसरा ईएमएस है, ईएमएस के अंदर पीजी का मेन आरएसी से आता है, रूम एसीज, और दूसरा वॉशिंग मशीन्स के अंदर भी आ रहे हैं। ये दोनों मेन वर्टिकल्स हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के। तो अभी आप अगर एक चीज और भी देखोगे पीजी के गिरने की वजह के, और सेम में इसको अंबर भी जो अभी नहीं चल रहा उसकी वजह ये है, अगर आप देखोगे जो भी एसी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, जैसे लॉयड का आया, ब्लू स्टार का आया, वोल्टास का आया, उन्होंने कहा है कि आगे डिमांड कम होने की है उनको चिंता, कि उतना ज्यादा अच्छा सीजन नहीं जा रहा है, कि इस बारी गर्मी शायद आगे से कम है। तो अगर अंबर या पीजी इलेक्ट्रो जो कि डायरेक्ट एसी को कंपोनेंट देते हैं, अगर एसी की डिमांड कम होएगी तो पीजी और अंबर की भी डिमांड कम होएगी। लेकिन अगर इस वजह से ये स्टॉक्स गिरते हैं पीजी और अंबर, तो इनको अच्छा टाइम होएगा एक्यूमुलेट करने का। पीजी को अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा लो, उसके बाद 730 टू 750 दूसरा हो सकता है रेंज, और थर्ड 670 टू 680, उसके नीचे मेरे को ज्यादा मुश्किल लगता है। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूंगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के, तो अगर हम इसका ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट देखें, अगेन जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे चेंज हो गए, यहाँ पे स्क्रीनर ऐप पे आ नहीं रहा। 2021 से अगर हम देखते हैं तो 703 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट इस साल
4800 करोड़ पे रेवेन्यू पहुंच गया। ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखोगे 27 से 4800 करोड़, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आप 2021 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 50 और अब 500, मतलब 10 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना हो चुका है रेवेन्यू। प्रॉफिट जो केन्स के सिनेरियो में था 9 करोड़ से 300, इसका भी सेम 12 से ऑलमोस्ट 300 पे पहुंच गया। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 135 से बढ़ के प्रॉफिट जो है 288 करोड़, मतलब कितने, मतलब डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2.2 टाइम्स हो चुका है प्रॉफिट। बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आई है। लेकिन पीजी नीचे से थोड़ा, सॉरी, ऊपर से नीचे इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने जो इस साल परफॉर्मेंस की है, पीजी कहता है कि इस साल 30 से लेकर 35% की हमारी रेवेन्यू होएगी। लेकिन पीजी, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बोला, ये कंपनी वो है जो अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करती है। तो क्या पता अगर अगला रिजल्ट अच्छा आए तो वो धीरे धीरे करके अपनी मैनेजमेंट गाइडेंस भी रिवाइज करती रहती है। पिछले साल भी उन्होंने 30 बोला और 75-80% की रेवेन्यू ग्रोथ दे दी। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, अब बैलेंस शीट पिछले 3 साल में देखो क्या सुधरी है। 373 करोड़ के जो रिजर्व्स थे वो अब 2800 करोड़ हो चुके हैं। बोरोविंग्स 577 से कम होकर 384 करोड़। अगेन बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल, बहुत ही जबरदस्त। कैश फ्लोज भी इसके पॉजिटिव हैं पिछले 2 साल से, जो कि पॉजिटिव है। और अगर हम बाकी चीजों की बात करें, मैं इनमें ज्यादा इन्वेंट्री और डेटर डेज पे नहीं बोल रहा क्योंकि ठीक है, मैनेजरियल सिचुएशन है, कोई ज्यादा है नहीं है, तो इतना अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगेन FII की बढ़िया होल्डिंग है 10.5% की, DII इसकी 16.37 की है और प्रमोटर की 49 है। प्रमोटर भी इसलिए कम कर रही है क्योंकि उनको और पैसा चाहिए और ग्रोथ करने के लिए। सेम केन्स के सिनेरियो में भी था, सेम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के सिनेरियो में भी। पब्लिक 23% है, अगर ये थोड़ी कम हो जाए तो और बेटर होएगा अगर FIIs और DIIs में और स्टेक बढ़ा लें। तो इन नटशेल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर हम कोई भी चीज के बात करें, बहुत ही जबरदस्त है ये जो गिरावट आ रही है। और अगर और गिरावट आती है यहाँ से 10 से 15%, मेरे को लगता है कि आपको पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अक्यूमुलेट करना चाहिए। इसका फ्यूचर आगे बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, जस्ट केन्स की तरह। जैसे केन्स का ब्राइट है वैसे पीजी का भी ब्राइट है। और आपका थोड़ा सा डिवर्सिफाई भी हो जाएगा क्योंकि पीजी एसी और वॉशिंग मशीन में केन्स के डिफरेंट वर्टिकल है, तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं। थर्ड स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है अंबर एंटरप्राइजेस। ये भी अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो मैंने इसको काफी ज्यादा रिकमेंड किया अंबर एंटरप्राइज को, और कंपनी ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके भी दिया। सेम पीजी की तरह अंबर का भी ऑलमोस्ट सेम वर्टिकल है। अंबर इंडिया की सबसे बड़ी RAC OEM है, मतलब सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो 23.6% मार्केट शेयर इन RAC and is the prominent solution provider in air conditioner OEM and ODM। तो पीजी जो है अंबर से छोटी कंपनी है, लेकिन हम आगे डिस्कस करते हैं कि पीजी और अंबर को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो कौन सी ज्यादा बेटर है। पीजी का भी मार्केट कैप 22,000 करोड़ था, अंबर का भी मार्केट कैप 22,000 करोड़ है, लेकिन पीजी की जो प्राइस टू अर्निंग थी वो 78 थी, अंबर की 92 है। ROCE और ROE अंबर की पीजी से कम है। तो अगर हम सिर्फ इस मैट्रिक पे देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो अंबर से बेटर है। एक साल का अगर हम इसका चार्ट देखें, अगेन इसने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। 37-3800 लेवल से अभी भी अराउंड 65-6600 है, ऊपर 8000 से ऊपर भी लगा के आया, लेकिन अब 6500 के रेट पे चल रहा है। अगर मैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगेन इसकी अगर आप देखोगे, पहले तो ज्यादा उतनी ग्रोथ नहीं आई, लेकिन 2024 से अब 50% की ऑलमोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ आई है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 491 से 733 हुआ है, और जो नेट प्रॉफिट है वो 139 से 251, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन अगर आप देखोगे जो 2020 से जो ग्रोथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में आई है वो अंबर में नहीं आई है। तो अगर हम इस मैट्रिक पे भी देखेंगे तो अंबर एंटरप्राइज जो है वो पीजी से थोड़ा सा पीछे रह रहा है। बैलेंस शीट की बात करें, अंबर की बोरोविंग्स काफी ज्यादा हाई हैं इन कंपैरिजन टू केन्स और पीजी। हम पीजी के साथ ही इसको जोड़ते हैं क्योंकि सेम वर्टिकल है। रिजर्व्स उतने नहीं है। तो अगर हम थर्ड मैट्रिक पे भी देखेंगे तो अंबर एंटरप्राइज जो है वो पीजी से थोड़ा लैग करता है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन प्रमोटर की 39% स्टेक है, जो कि थोड़ी कम है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि FII और DII के पास बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे अंबर जो है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से बेटर है क्योंकि इसमें FII की ज्यादा होल्डिंग है, DII की ज्यादा होल्डिंग है और पब्लिक की कम है।
पर्सनली मेरे को लगता है पब्लिक की जितनी ज़्यादा कम शेयर होल्डिंग हो वो उतना ज़्यादा बेटर है। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो अंबर एंटरप्राइज जो है वो पीजी से बेटर है कि ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस का हाथ इसमें है अंबर एंटरप्राइज के अंदर। तो अब अगर हम अंबर और पीजी को आपस में कंपेयर करें उनके फ्यूचर आउटलुक पे, तो हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों स्टॉक्स में से हमें लेना किसको चाहिए। अगर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करूं, पीजी इलेक्ट्रो कहता है कि हम इस साल 6350 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जो कि पिछले साल था 4900 करोड़, विच ट्रांसलेट्स इनटू 30% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। नेट प्रॉफिट वो कहते हैं 39% इंक्रीज होकर 405 करोड़ जाएगा, और 800 से 900 करोड़ का केपेक्स भी करेंगे फ्यूचर के लिए। पीजी के साथ मैं एक चीज जोड़ दूं कि पीजी की जो मैनेजमेंट है बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, ये अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करती है, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि ये ज्यादा ये से रेवेन्यू ग्रोथ करे। सेम वे अंबर की जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि हम 20% की रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, 9900 करोड़ से बढ़ के रेवेन्यू 11900 करोड़ होएगा, और मार्जिन जो है वो 7.7% से बढ़ के 8.2% होएगा। जहां पे पीजी कहता है मैं 30% से ग्रो करूंगा, वहां पे अंबर कहता है मैं 20 से ग्रो करूंगा। नेट प्रॉफिट पे हम नहीं जाते क्योंकि अंबर ने कमेंट्री कोई नहीं दी है, लेकिन अगर हम सिर्फ इस मैट्रिक पे देखें, और अंबर अभी 92 की प्राइस टू अर्निंग पे है, पीजी इस वक्त 78 की प्राइस टू अर्निंग पे है, तो मेरे लिए यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टैंड आउट करता है। और साथ में मैं आपको डिस्क्लोजर भी दे दूं कि अंबर में से मैंने पर्सनली एग्जिट किया, और अंबर में से मैंने एग्जिट करके अपना स्विच धीरे धीरे करके मैंने पैसा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में लगाना शुरू किया। तो ये तो बात हुई केन्स, अंबर और पीजी की। अब फोर्थ स्टॉक जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। फोर्थ स्टॉक जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड ईएमएस कंपनी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इससे बड़ी है, लेकिन जो इस वक्त लिस्टेड है डिक्सन उसमें सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है। और डिक्सन का वर्टिकल टोटली डिफरेंट है अंबर, पीजी और केन से। अगर मैं डिक्सन के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंस, क्लोज सर्किट, टेलीविजन कैमरा, सीसीटीवी, मोबाइल फोन्स, यहाँ पे लैपटॉप्स नहीं लिखा लेकिन लैपटॉप्स इन सब के पार्ट्स बनाती है। और यूजुअली डिक्सन के केस में क्या है कि इसको लोग कंपेयर करते हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि डिक्सन जो प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो एंड्रॉयड के लिए बनाती है, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनाती है वो एप्पल के लिए बनाती है, आईओएस के लिए। तो यहाँ पे अगर उसकी ग्रोथ भी होती है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप सोचते हो कि कंपटीशन आपस में बढ़ जाएगा, वो नहीं होएगा, क्योंकि दोनों के वर्टिकल्स जो है डिफरेंट है। अगेन डिक्सन की भी अगर हम बात करें, 94,000 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक पी 121 जो कि पूरे ईएमएस में ही है, सबकी एक्सपेंसिव है, आरओसी 39 बहुत ही जबरदस्त, आरओई 32 अगेन बहुत ही जबरदस्त। अब अगर इसकी हम पी की बात करें, पी एक्सपेंसिव होए भी क्यों ना, चार्ट में इसका स्किप करूंगा क्योंकि सबको ही पता है कि डिक्सन ने कितना जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है, उसमें कुछ देखने वाली बात नहीं है। अब मेन बात है कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 121 क्यों है, वो अगेन इसलिए क्योंकि अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे, अगर एक कंपनी 2020 में 4400 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है और 2025 में 38,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 9 गुना, तो आप उसको पी एक्सपेंसिव क्यों नहीं दोगे। जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 228 था, अब 1500 करोड़ है, नेट प्रॉफिट नीचे 63 करोड़ वाला बढ़ के 1200 करोड़, मतलब 20 टाइम्स। अगर कंपनी इतना ग्रो करेगी तो आप जितनी मर्जी पी दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बाकी बातें छोड़ो, आप ये देखो 2024 में 17,000 करोड़ का रेवेन्यू था, और 2025 में रेवेन्यू 38,000 करोड़ का है, मतलब एक साल के अंदर अंदर ही कितनी ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ आई है इतने बड़े बेस पे, तो कंपनी क्यों ना चढ़े। अब मेन बात ये है कि डिक्सन इतने अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद, इस वक्त भी जो डिक्सन के रिजल्ट्स आए बहुत ही शानदार, बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स आए, फिर भी आज डिक्सन जो है रिजल्ट्स के बाद 7 से 8% गिर गया। उसकी वजह ये है कि एक तो प्रॉफिट बुकिंग, और कभी भी कोई शेयर ऐसे गिरता है तो लोग बहाने बनाने लग जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं कि वजह क्या है। रिजल्ट्स बहुत ही बम्पर थे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। डिक्सन की कमेंट्री भी ये है कि वो 30 to 35% से ग्रो करेगी आने वाले 3 साल। लेकिन जो रीजनिंग आ रही है गिरने की कि डिक्सन क्यों गिरा, उसकी ये है कि उनको लगता है कि FY25 से गवर्नमेंट की PLI कम होएगी और डिक्सन के जो है मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है। और एक और बड़ी वजह जो गिरने की वो ये है कि जो Xiaomi है वो डिक्सन का सबसे बड़ा क्लाइंट है, और उसका इंडिया के अंदर मार्केट शेयर बड़ी स्पीड से कम हो रहा है। तो अगर उसका मार्केट शेयर कम होएगा तो डिक्सन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मैं इन चीज़ों को इग्नोर करूंगा। एक बार इसकी बैलेंस शीट भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसकी बैलेंस शीट के बारे में बात करें, अगेन बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के रिजर्व्स, सिर्फ 670 करोड़ की बोरोविंग्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
उसके बाद अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें, ये नेगेटिव है, मतलब ये खराब है। वैसे नेगेटिव भी इसलिए क्योंकि केपेक्स इतने ज्यादा है, आगे के आगे प्लांट लगते ही जा रहे हैं, तो सारा उनके अंदर जो भी पैसा बनता है कंपनीज उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। इन्वेंट्री, डेटर, सब कुछ ही बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शेयर होल्डिंग इसकी कम है क्योंकि कंपनी ईसॉप्स देती रहती है, लेकिन आप देखोगे कि एफआईआई का ये पसंदीदा स्टॉक है, डीआईआई के पास भी बहुत बड़ी स्टेक है, तो ये बढ़िया है। पब्लिक के पास 22% है, जो कि शायद थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ी ज्यादा होल्डिंग है। अगर एफआईआई डीआईआई और अगर इसके अंदर स्टेक बढ़ाते हैं तो और ज्यादा पॉजिटिव होएगा। अगर मैं इसके ब्रोकरेज नोट जो आए हैं अगर मैं उसकी भी बात करूं, जेएम फाइनेंशियल ने अपना टारगेट कम किया 16,500 से, कम करके 15,600 किया है। और उनकी रीजनिंग ये है कि आगे कंपटीशन बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, जिससे और वैल्यूएशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। सीएलएसए का अभी भी आउट परफॉर्म है, 19,000 का टारगेट है, और उनको लगता है कि जो स्मार्टफोन मार्केट है वो जो इस वक्त 60 मिलियन पे है, सॉरी अभी कि जो स्मार्टफोन वॉल्यूम्स टू राइज टू 40 to 44 मिलियन यूनिट्स इन FY26, जो कि अभी सिर्फ 28 मिलियन है, मतलब यहाँ से भी अराउंड 35 to 40% की ग्रोथ, जो कि अगेन डिक्सन ने भी खुद बोला ही है। उसके बाद मार्जिन सीएलएसए ने भी बोला कि थोड़े से इंपैक्ट हो सकते हैं। नमूरा की बाय रेटिंग है, नमूरा का 21,000 का टारगेट है। तो मैं यूजुअली जब भी ब्रोकरेजेस को देखता हूँ मैं सीएलएसए नमूरा को जीएम से ज्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि वो फॉरेन के हैं। शायद मेरा बायस भी हो सकता है, बट मैं एफआईआई इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अगेन जो डिक्सन इस वजह से गिरा है, एक तो वैल्यूएशंस है, और दूसरा आपको इसके गिरने में ज्यादा रीड थ्रू नहीं करना। 15,000 की रेंज पे जब ये आते हैं आप इसको थोड़ा बाय करो, उसके बाद 14 पे और 13 पे, 15,000, 14,000, 13,000, ये वो तीन लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे आप डिक्सन को 33 रुपए करके बाय करो। फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है, तो ये भी स्टॉक वो है कि जिसमें आप अक्यूमुलेट करो। तो पर्सनली अगर इनमें से इन चारों स्टॉक्स में से मेरे को एक स्टॉक को ही अवॉइड करना होएगा तो वो अंबर होएगा, क्योंकि अगर आप इतनी एक्सपेंसिव पी पे सिर्फ 20% की ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हो तो मैं पर्सनली उस स्टॉक को नहीं ले सकता। हाँ, हो सकता है कि वो 7,500, 8,000, 9,000 भी जाए, बट मैं उसको अवॉइड करूंगा। और मेरे लिए जो तीन टॉपिक्स होंगी, नंबर 1 केन, नंबर 2 पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और नंबर 3 पे आएगा डिक्सन। आप इन तीनों स्टॉक्स में से भी तीनों स्टॉक्स को भी ले सकते हो, और हर स्टॉक को 8 से 10% गिरने पे ही आपको एवरेज करना है, क्योंकि ये स्टॉक्स जैसा मैंने पहले भी आपको बोला था ये हाई पी स्टॉक्स हैं, ये जाएंगे भी ऊपर जल्दी और नीचे भी जल्दी गिरेंगे, तो आपको इनको जल्दी एवरेज करने की नहीं जरूरत। और अगर ये गिरते हैं आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। इन तीनों स्टॉक्स के अंदर इवन आप अगले 6-8 महीने के लिए एसआईपी वे से भी जा सकते हो, कि आप मार्केट में क्या शेयर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रही है आप उससे बिल्कुल ही बाहर हो जाओ। लेकिन मैं ईएमएस सेक्टर के अंदर जरूर इन्वेस्टेड रहूंगा, आपको भी सलाह दूंगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो। और मेरे को लगता है कि ये इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर ऑलरेडी है, और आगे भी इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा बनी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के भी बहुत इंसेंटिव्स है, और इंडिया जो है ईएमएस में बहुत ज्यादा इस वक्त लैग कर रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और आप मेरे को आगे बताइए भी कि मैं कौन से सेक्टर के ऊपर ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको बताऊं। तो अगर आपने लाइक नहीं की, एक लाइक बटन जरूर दबा दें, और मेरा चैनल बाकियों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।